हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का अगला लेक्चर। ट्रांसपोर्टेशन में जहां हमने पहले छोड़ा था वो था हमारा हार्ट। आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स होते हैं हार्ट के, जैसे कि क्या है, पंपिंग ऑर्गन होता है, पंपिंग ऑर्गन। ठीक है। पंपिंग ऑर्गन के अलावा क्या होता है, ये एक सर्कुलेशन में काम करता है, यानी कि इसका काम जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलेशन करना होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के सर्कुलेशन के अलावा इसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा आगे इसके पास 4 चैम्बर होते हैं, ये सबको पता है ना। हाँ सर, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इसमें 4 चैम्बर में से 2 इसके पास एट्रियम होते हैं और 2 इसके पास वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, 2 एट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल्स। अगर मैं इसका एक नॉर्मल साइज बताऊं तो करीबन करीबन ये इसका साइज इज अबाउट क्लेंच्ड फीस्ट। क्लेंच्ड फीस्ट इसका मतलब क्या होता है सर? क्लेंच्ड फीस्ट का मतलब होता है आपकी बंद मुट्ठी, यानी कि जितना आपका ये मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा साइज इसका हार्ट का माना जाता है। करीबन करीबन इसका वेट जो होता है वो रहता है आपका 300 ग्राम तक। ठीक है, 300 ग्राम तक इसका वेट रहता है। इसके अलावा अगर आप इसको और चीजें देखनी है, मतलब अभी कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है कुछ कुछ रेडिश कलर का रहता है। ठीक है, रेडिश कलर। अब समझ में आ गया हमें इतना कि रेडिश कलर का है, 300 ग्राम इसका वेट है, साइज इसका क्लेंच्ड पीस के बराबर है। 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल इसके अंदर होते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। इसके अलावा पंपिंग ऑर्गन भी है। अगर मैं इसके छोटे से एक डायग्राम देखूं, अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनाऊं तो मेरे को थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसकी जगह पर मैं क्या करते हैं, यहाँ समझाने के लिए आपको एक इजी से डायग्राम देते हैं, और ये इजी से डायग्राम ये है। इसमें जो अपर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एट्रियम्स होते हैं, और जो लोअर वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब याद रखेंगे इसमें लेफ्ट और राइट कैसे करना है। तो लेफ्ट और राइट इसका ऐसे होता है, देखिए जब आपका ये जो फीस्ट है, क्लेंच फीस्ट है, इसको आपको चेस्ट पे ऐसे रखना है। ठीक है, अगर दिख रहा हो तो चेस्ट पे ऐसे रखना है, और चेस्ट पे से रखने के बाद जो थंब वाली साइड है वो क्या बन जाएगी, आपकी राइट बन जाएगी। तो इसको ला करके सीधा यहाँ पे रखना है। तो ये वाली साइड क्या हो गई हमारी, राइट साइड हो गई, और ये वाली साइड क्या हो गई हमारी, लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, तो जो थंब वाली साइड है उसको हम क्या करेंगे, राइट मान लेंगे, और जो सामने वाली साइड है, जो लिटिल फिंगर वाली साइड है, वो उसको हम क्या मानेंगे, लेफ्ट मानेंगे। यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया राइट एट्रियम, ये क्या हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 चीज होती हैं, इसको नोट करेंगे 1 2 3। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं बताने के लिए, वो बता देते हैं हम। जैसे कि अभी हमने आर्टरी और वीन्स के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है, लार्जेस्ट आर्टरी, उसे हम आयोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट वेन जो है वो कौन सी है सर? फिर लार्जेस्ट वेन जो होती है वो होती है वेना कावा। ठीक है, वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन, और वहीं पर आर्टरी कौन सी लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो होती है आयोटा। ठीक है, अब इतना हमें समझ में आ गया। अब याद रखेंगे, अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं, इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको सर, यहाँ पर सेपरेट करने के लिए कुछ था, यहाँ पर आपने 2 लाइंस लगाई थी, एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए कुछ था। तो इन सेपरेशन का नाम होता है, यहाँ पर इनका नाम होता है सेप्टम। ठीक है, ये होती हैं वॉल्स होती हैं ये सर। अब 2 एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मिल रही है तो क्या बोलेंगे इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम नाम देंगे। ठीक है, और अगर 2 एट्रियम के बीच में मिल रही है तो क्या नाम देंगे, एक मिनट, 2 एट्रियम के बीच में मिल रही है तो ऑरिकुलो सेप्टम नाम देंगे, या इंटर ऑरिकुलो सेप्टम। ठीक है, इसका पूरा नाम जो होता है इंटर ऑरिकुलो सेप्टम। और 2 वेंट्रिकल्स के बीच में मिल रही है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी कि 2 ऑरिकल्स के बीच में अगर आपको किसी भी प्रकार से सेप्टम देखने के लिए मिल रहा है तो उसका नाम क्या होगा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होगा। और वहीं पर अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है 2 वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, इतना आया।
चलिए आगे करते हैं, इसको नोट करेंगे 1 2 3। अच्छा अच्छा सर, आपने अभी डायग्राम बनाया हार्ट का, इसके बीच में आपने सेक्टम दिखा दिया, ठीक है, लेकिन हमें इतना भी पता है कि ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल जाता है, यहाँ पर भी एट्रियम से वेंट्रिकल जाता है। तो अगर ये वॉल रखी हुई है तो ब्लड जा कैसे रहा है नीचे? तो यहाँ पर ये ब्लड जा पाता है विद द हेल्प ऑफ वाल्व। ठीक है, किसकी हेल्प से जा पाता है? वाल्व की हेल्प से जा पाता है। सर ये वाल्व क्या होता है? वाल्व एक पैसेज समझ सकते हैं आप, या इसको एक ओपनिंग समझ सकते हो, जो ओपनिंग क्या कर रही है? आपको फर्दर नीचे ले जाने में, ब्लड को नीचे ले जाने में हेल्प कर रही है। सर ये आपने ये 3 चांद से क्या बनाए? इनका नाम होता है, देखिए इस एक का नाम होता है कस्प, इसको बोला जाता है कस्प। अब हमें 3 कस्प दिखाई दे रहे हैं, तो सब का सब मिला के क्या बनेगा यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बनेगा यहाँ पर? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कस्प दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बायकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए एक्चुअल में ये जो पैसेज है एक गेट की तरह मान सकते हो आप इसे। गेट में क्या होता है, यहाँ पर आपका ब्लड रखा हुआ है, तो यहाँ से नीचे जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? बाय ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, गेट के थ्रू ये सारा का सारा नीचे जा रहा है। वहीं पर यहाँ पर गेट के थ्रू क्या हो रहा है? यहाँ पर भी नीचे आ रहे हैं। बायकस्पिड वाल्व में एट्रियम से वेंट्रिकल जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जा रहा है, वहीं पर ट्राइकस्पिड वाल्व में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको और अच्छे से देखूं, पहले इसको नोट करेंगे 1 2 3। इसको हम नोट करके और आगे से चलते हैं। तो अब मुझे समझ में आता है सर, हार्ट के अंदर सर 2 वो भी तो होती हैं वेन्स, एक होती है वेना का पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी होती है हमारी आयोटा। तो वो कैसे जाती है? एक जाती है ऐसे, ठीक है, आपने देखा होगा ज्यादातर ऐसे निकलती है, एक जाती है ऐसे। ठीक है, देख लीजिए, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या है? ये एक्चुअल में ये एक वेन है, ठीक है, और ये क्या है हमारी? ये है आयोटा। ठीक है, अब इनके पास भी वाल्व्स होते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाऊं अगर अच्छे से, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं? वाल्व्स होते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, इसको ऐसे ही लगे रहने देते हैं, इसके पास भी वाल्व होते हैं। इसके पास कौन से वाल्व होते हैं? यहाँ पर 2 कस्प दिखाई दे रहे हैं हमें, तो क्या हो गया? बाइकस्पिड वाल्व हो गया। क्योंकि अब एक चीज लेकिन देखने वाली है, क्या देखने वाली है सर? कि वहां पर भी बाइकस्पिड था, यहाँ पर भी बाइकस्पिड है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? सेमी लुनार वाल्व। ठीक है, क्या बोल देते हैं? सेमी लुनार वाल्व, यानी कि आधे चंदे वाली वाल्व होती है। ये भी सेम क्या होता है? आधे चंदे वाली वाल्व होती है। ठीक है, यहाँ पर इनका नाम सेमी लुनार वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व रखा गया, वहां पर क्या रखा गया है? वहां पर रखा गया बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कहाँ प्रेजेंट होती है सेमी लुनार वाल्व? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के अंदर। और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे पहले 1 2 3। देखिए अब आगे, अब बात करते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से पहले मैं आपको छोटा सा और हार्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हार्ट में भी एक चीज और रह गई है। क्या होता है हार्ट का? देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से होती है, ये सारी चीजें कहाँ से होती हैं। अब हार्ट का एक इंटरनल स्ट्रक्चर के तौर पर अगर मैं देखूं, तो ये क्या हो गई हमारी? एट्रियम और वेंट्रिकल्स को बीच के हटाने के लिए यहां पर ये देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इंटरनली स्ट्रक्चर देखूं तो मतलब क्या है सर? ये तो राइट साइड थी, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल राइट साइड थी। ये क्या थी हमारी? लेफ्ट साइड थी, ठीक है एकदम। ये क्या हमारा? राइट एट्रियम। ये क्या हमारा? राइट वेंट्रिकल। ये क्या हमारा? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब सर देख पा रहे होंगे कि राइट एट्रियम जो है वो स्मॉलेस्ट है, और राइट वेंट्रिकल क्या है? लार्जेस्ट।
चैम्बर जिसे हम बोलते हैं। देखो चैम्बर का मतलब होता है कि आपको एक बिल्डिंग दी गई है, उसके अंदर से कंपार्टमेंट्स निकाल दिए गए हैं, तो ये क्या है, चैम्बर होता है। यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में देखूं तो राइट एट्रियम छोटा है, लेफ्ट एट्रियम बड़ा है, और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखूं तो राइट वेंट्रिकल बड़ा है, लेफ्ट वेंट्रिकल छोटा है, लेकिन ऑल ओवर राइट वेंट्रिकल बड़ा, ऑल ओवर राइट एट्रियम छोटा होता है। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा इसके ऊपर सर क्या होता है, देखिए इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इवन डबल मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम, ठीक है। क्या नाम होता है, पेरिकार्डियम। अब इस मेम्ब्रेन और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, चलो ऐसे दो मेम्ब्रेन बना देते हैं पहले, इन दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इसका नाम होता है पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस। और स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्यों भरा हुआ है, अगर हम याद करें तो प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड क्यों भरा हुआ था, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहां पर क्या होता है, यहां पर ये फ्लूइड पाया जाता है। इसके अलावा एक्सटर्नल इंजरी को बचाने के लिए कभी कभी एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है, लग जाती है, चोट वगैरह हो जाती है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंजरी से बचाने के लिए, इसके अलावा टेंशन वगैरह को, फोर्स वगैरह को, इम्पैक्ट वगैरह को कम करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, या ऊपर वाले ने हमें भेजा है इसके ऊपर अच्छी तरह से कवरिंग करके। यानी कि एक समझ में आया कि हमें कि पेरिकार्डियम क्या है, मेम्ब्रेन होती है, और इन मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। और इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है, एक्सटर्नल इंजरी से हमें बचाता है, जिससे कि हमारा जो हार्ट है वो स्मूथली काम कर सके, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा और भी है, इसको हम करते हैं रफ, करिए नोट 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद हम नोट करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर वैसे आएगा आगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक नोट वो दे देता हूँ, पॉइंट दे देता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है, चलिए ब्लड प्रेशर को बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले अभी हमें सर्कुलेशन और ब्लड में कुछ चीजें समझनी होगी, आर्टरीज, स्टूल्स वगैरह, तो हम उसको बाद में करते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अभी आपका एवोल्यूशन ऑफ हार्ट पढ़ लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, हार्ट का एवोल्यूशन हुआ तो हुआ कैसे। देखो हमारे पास टोटल वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं सर, पहला होता है पाइसेस, पाइसेस यानी कि फिशेस, मछलियां। फिशेस के अंदर जो भी हम देखते हैं उनके अंदर कितना होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर, ठीक है। अब 2 चैम्बर हार्ट जो होता है वो आपको एम्फीबियंस में भी मिल जाएगा, ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर भी मिल जाएगा। एम्फीबियंस कौन होते हैं, बोथ लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है, जो रह सकें, बोथ लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। यानी कि फिशेस और एम्फीबियंस इन दोनों के अंदर हमें क्या मिलता है, 2 चैम्बर हार्ट मिलता है, यानी कि एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा, एकदम सही बात है। अब इसके बाद क्या आता है, 3 चैम्बर हार्ट आता है। तो पाइसेस और एम्फीबियंस के बाद तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के पास क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। अब 3 चैम्बर हार्ट का मतलब सर, 3 चैम्बर हार्ट का मतलब होता है इनके पास 2 एट्रियम होंगे, अलग अलग एट्रियम तो कर लिए, लेकिन वेंट्रिकल कितना होगा, सिर्फ एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर रेप्टाइल्स का क्या काम है, रेप्टाइल्स क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट लेके बैठे हुए होते हैं, इसमें 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल होगा। इसमें भी एक्सेप्शन आ जाते हैं, कौन एक्सेप्शन होता है, हमारे क्रोको अंकल, क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है वो यहाँ पर एक्सेप्शन माना गया है। रेप्टाइल्स के बाद चौथा आता है हमारा क्या, या फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। इसके बाद चौथा आता है हमारा एप्स, ठीक है। 4th नंबर पे एप्स है, 3rd नंबर पे ये है, 2nd पे ये है और 1st पे ये है।
एप्स आता है और एप्स के साथ ही निकल के आते हैं हमारे क्या, मैमल्स। ठीक है, मैमल्स। अब एप्स और मैमल्स, एप्स क्या होते हैं हमारे, बर्ड्स होती हैं सारी की सारी, जितने भी बर्ड्स हैं वहां पर हम क्या लेते हैं क्लासेस के अंदर, एप्स नाम लेते हैं, और मैमल्स तो हम हैं। हम सबके पास होता है 4 चैम्बर हार्ट, जो कि हमने अभी पढ़ा भी था। 4 चैम्बर हार्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 4 चैम्बर मिलेंगे, जिसमें 2 एट्रियम होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, यानी कि क्या है 2A लिख सकते हैं और 2V लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल आपको देखने के लिए मिलेंगे, और एप्स और मैमल्स होता है। ठीक है, इतना आया समझ में, इसको नोट करेंगे 1 2 3। चलिए, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट के बाद हम समझते हैं सीधा सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, सारी चीजें हम समझेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आगे हार्ट साउंड। ठीक है, हार्ट। आपने जितनी बार भी सुना होगा, अपने दिल पे हाथ रख के देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, हमें 2 साउंड सुनाई देती हैं, एक हक धक करके इसको सुनाई देता है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में साउंड क्या होती है, लब और डब साउंड होती है। लब कब आती है, ये आती है आपकी सिस्टोल के टाइम पर। ठीक है, और ये कब आती है, ये आती है डायस्टोल के टाइम पर। नहीं समझ में आया सर, सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब क्या है, साइंस की भाषा में कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की भाषा में स्पेशली सिस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, और डायस्टोल को बोला जाता है रिलैक्सेशन। ठीक है, यानी कि जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी तब क्या बोला जाएगा, सिस्टोल बोला जाएगा, और जब हार्ट की मसल्स रिलैक्स कर रही होंगी तब क्या बोला जाएगा, डायस्टोल बोला जाएगा। अब सर को अभी हमने देखा तो पूरे हार्ट की मसल्स या फिर एक पर्टिकुलर चैम्बर की मसल्स देखी, होता क्या है, यहाँ पर चैम्बर्स की मसल्स काम करती हैं। सिस्टोल कब होता है, जब हम हार्ट साइकिल को पढ़ेंगे, हार्ट का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि सिस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन क्या है। अभी हमने क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल करते टाइम पर लब आएगी और डायस्टोल करते टाइम पर डब आएगी, इतना हमें अभी समझना है। ठीक है, इस लब डब जो हार्ट साउंड है, इसी वजह से पता भी चलता है कई बार कि क्या दिक्कत हो जाती है, क्या इंसान जिंदा है या नहीं जिंदा है, ये सारी चीजें जो होती है। ठीक, और इसी सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से हम जो है वो बीपी मेजर करते हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को देख पाते। ठीक है, इतना आया। ठीक है, इसको नोट करेंगे 1 2 3। चलिए, अब समझते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, और कहीं ना कहीं ये बच्चों का सबसे ज्यादा टफ टॉपिक भी होता है। तो देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर क्या है ऐसी चीजें जिसकी वजह से बच्चे डरते हैं हमारे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, देख ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, ये क्या है हमारा हार्ट। चलिए इसको मैं ढंग से बना देता हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी मेरे को पूरा सर्कुलेशन बताना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये हम लंग्स ले लेते हैं, ये सारे ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमारा क्या था याद करिएगा, राइट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब होता क्या है, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ऐसे सेम राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा होगा। सर एकदम सही है, याद रखेंगे, पॉइंट्स रखेंगे याद। लेफ्ट एट्रियम से कहां जा रहा है ब्लड हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, वहीं पर राइट एट्रियम से कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, तुरंत काम होता है। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, ओपन होंगे सारे के सारे बॉल्व जो होंगे, यहाँ पर ये बॉल्व जो है वो खुले हुए हैं, यहाँ पर ट्राइकस्पिड बॉल्व खुला हुआ है, यहाँ पर बाइकस्पिड बॉल्व खुला हुआ है, एकदम सही बात है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा थी, याद करिए, अयोटा के थ्रू सारा का सारा प्योर ब्लड, ठीक है, किसके थ्रू, अयोटा के थ्रू प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां जा रहा है, ऑर्गन्स के पास जा रहा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब अगर यहां पर मैं देखूं तो राइट वेंट्रिकल से भी तो जा रहा होगा, राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर जा कैसे रहा है वो समझाएंगे भी, पहले ये समझते हैं कि आर्टरी और यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड हो। ठीक है, कौन सा ब्लड होगा यहाँ पर,
इम्प्योर ब्लड होगा, यहाँ पर कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स में चला गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला गया, कोई दिक्कत। अब ऑर्गन्स ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले ली उसकी, तो ऑक्सीजन के बाद वो कैसा ब्लड हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में या राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वहीं से तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, डायरेक्ट आप राइट वेंट्रिकल में नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर किसके थ्रू जाता है, ये जाता है वेना कावा के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू जाता है, वेना कावा के थ्रू जाता है। तो ये कहां से कहां गया, अभी राइट एट्रियम में गया, कोई दिक्कत नहीं सर। राइट एट्रियम से कहां, राइट वेंट्रिकल से कहां गया, तो लंग्स में गया, तो याद है, याद है। तो लंग्स से प्योरीफाई होकर के किधर जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, किधर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा पल्मोनरी वेन की थ्रू। इतना समझ में आ गया हमें। अब देखो होता क्या है, ये हमने पूरा नोट देख लिया अच्छे से। अब इसका लिखते हैं कैसे। सबसे पहले कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया पूरा का पूरा ब्लड। हमने एक ही वो बनाते हैं, पाथवे बनाते हैं, जिससे कि हमें क्या रहेगा, याद रहेगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ गया, ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, ऑर्गन से कहाँ गया, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स के अंदर, बोलेंगे मेरे साथ, और लंग्स से कहाँ गया, दोबारा से लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से दोबारा से पूरी साइकिल रिवाइज होगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं वो समझते हैं। ये हमने समझ लिया अच्छी तरह से। अब सर सिस्टोल और डायस्टोल नहीं समझ में आया इसमें, अभी बताते हैं। बिल्कुल इतना हमें समझ में आ गया क्या होता है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व थी, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व थी, वो खुली हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ से आयोटा निकली, ठीक है, जो यहाँ से ऐसे आयोटा करके निकली थी, अब उसके अंदर ब्लड कैसे पहुंचाओगे आप, ऊपर से नीचे तो आराम से ला सकते हो विदाउट, क्योंकि ग्रेविटी काम कर जाती है, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे लेके जाओगे, सही बात है या नहीं। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही थी, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी। इनके पास भी क्या होते हैं, वाल्व होती हैं, ठीक है, इनके वाल्व के भी काम बताऊंगा आपको, समझते हैं इतना, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें ब्लड क्या हुआ, भरा हुआ है अच्छे से, क्या हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका सिस्टोल होता है। क्या होता है, सिस्टोल होता है। किसका होता है, सिर्फ वेंट्रिकल्स का सिस्टोल, ठीक है, किसका सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होता है। यानी कि वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा ब्लड, पूरा आयोटा में चला जाएगा, और राइट वेंट्रिकल में कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। सही बात है, ठीक है, एकदम सही बात है। और सर ऊपर भी तो जा सकता है, हाँ बेटा ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर जाने से रोकने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाल्व्स थी ना, ये क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अब होती कैसे हैं, देखिए ऐसे खुली हुई थी पहले, अब ऐसे खुलने की जगह कैसे हो गई, बंद हो गई। जब ये बंद होती हैं, ठीक है, वेंट्रिकल जब सिस्टोल हुआ, जब ये बंद होती हैं तो पहली आवाज आती है लब, ठीक है, कौन सी आवाज आती है, लब आवाज आती है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब यहाँ इसको दोबारा तो डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आयोटा के थ्रू क्या हुआ, प्योर ब्लड चला गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड चला गया अलग, ठीक है। अब सोचिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लगेगी, वो तो ऊपर की तरफ लगने नहीं वाली, न्यूटन जी जो कहते हैं। अब क्या हुआ कि ये ब्लड जो है वापस भी तो आ सकता है, हाँ सर बिल्कुल आ सकता है। तो जब ये वापस आ रहा होगा तब ये वेंट्रिकल क्या हो रहा होगा, देखो कोई भी चीज कॉन्टेक्ट करी तो रिलैक्स भी तो करेगी, बिल्कुल सर करेगी। जब ये रिलैक्स कर रही होती है तो यहाँ पर इनके अंदर जो ये वाल्व बने हुए थे ये भी क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि बैक फ्लो ना करते, ब्लड जो है वो वापस पीछे ना आ जाए, तो इसके लिए क्या हो जाते हैं, ये वाल्व भी बंद हो जाते हैं। ये वाल्व जैसे ही बंद होते हैं तब यहाँ पर क्या हो रहा होता है, वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा होता है। तो डप आवाज आती है इनके क्लोजअप की वजह से, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, डप आवाज आई। आया इतना सर, इतना थोड़ा बहुत समझ में आया। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया सारा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा गया ब्लड। उसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा था तो ऊपर ना चला जाए, इसको बचाने के लिए पहले क्या हुआ, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हुई, जिसकी वजह से आवाज आई लब, ठीक है। और जैसे ही ये ब्लड ऊपर चला गया
तो उसको वापस ना आने के लिए, बैक फ्लो ना करने के लिए, यहाँ पर जो ट्रैक बाइकस्पिड वाल्व बंद हुई, जो सेमिलुनर वाल्व बंद हुई, उसकी वजह से आवाज आई डप। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, पहले इतना इसको नोट करिए, 1 2 3। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं डप आवाज कैसे आई और लप आवाज कैसे। ठीक है, लब और डप की वजह से आप लोगों का दिमाग हो गया खराब। चलिए देखते हैं। देखो जरा याद करो, अभी भी जो समझाया था, लब आवाज कब आई थी? लब आवाज कब आई थी? लब आवाज आई थी क्लोजिंग ऑफ हर्ट वाल्व, हर्ट के अंदर जो वाल्व थी उनकी वजह से आई थी। और ये हर्ट वाल्व बंद क्यों हुई थी? याद करेंगे, ड्यू टू वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकल के सिस्टोल की वजह से हर्ट वाल्व जो हो गई थी वो क्या हो गई थी? बंद हो गई थी, क्लोज हो गई थी। इस चक्कर में क्या आई थी? आवाज आई थी, जिसका नाम क्या था? लव आवाज थी। और दूसरी डप आवाज क्यों आती है? डप आवाज आती है वेंट्रिकल्स के डायस्टोल की वजह से, क्योंकि जो चीज सिस्टोल करी है, कॉन्ट्रैक्ट करी है, उसको क्या होता है? उसको शांति भी तो लेनी है, उसको रिलैक्स भी तो करना है। तो वेंट्रिकल डायस्टोल की वजह से क्या होता है? यहां पर क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, सेमिलुनर वाल्व को बंद करने के लिए यहां पर दूसरी आवाज आती है, डप आवाज आती है। इतना आया हमें समझ में? हाँ सर बिल्कुल आ गया। कि सेमिलुनर वाल्व को बंद करने के चक्कर में डप आवाज आती है और हर्ट वाल्व को बंद करने के चक्कर में लव आवाज आती है। वेंट्रिकल्स डिस्टोल कर रहे हैं, यहाँ पर वेंट्रिकल्स डायस्टोल कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या होता है? ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ब्लड। ठीक है, ब्लड को बैक फ्लो करने के लिए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड को बैक फ्लो करने के लिए, बचाने के लिए, मतलब पीछे की साइड ब्लड ना आ जाए पूरा का पूरा, तो क्या होता है इसके लिए? और ये सेमिलुनर वाल्व बंद की जाती हैं। तो अगर हम बोलेंगे तो डप आवाज क्यों आती है, सेमिलुनर वाल्व बंद क्यों होती हैं? कि जिसकी वजह से जो ब्लड है वो क्या हो जाए? बिल्कुल बैक फ्लो ना करे, पीछे की तरफ ना आए। और अगर आपने यहाँ होगा तो वेन्स में भी कुछ ऐसा ही पड़ा था। वेन्स के पास भी क्या होती हैं? वाल्व प्रेजेंट होती हैं। और ये वाल्व क्या करती हैं? ये वाल्व की बैक फ्लो को बचाती हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाती हैं। इतना आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए ठीक है, इतना आ गया, हमें समझ में आ रहा होगा कि क्या है, डप आवाज क्यों आई थी, लव आवाज क्यों आई थी। इतना में समझ में आ रहा है, पूरा वो समझ में आ गया सर्कुलेशन कैसे कैसे था। देखिए अब इसको नोट करेंगे पहले, 1 2 3। अब समझाते हैं आगे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। सर ये सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? अगर होता भी है तो क्यों होता है? देखो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप का होता है। किसी में सिंगल सर्कुलेशन होता है और किसी में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा? सिर्फ वन सर्कुलेशन होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही साइकिल चल रही होगी, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में सिर्फ एक साइकिल चल रही होगी। एट्रियम से क्या होगा? पूरा का पूरा ब्लड जाएगा और वेंट्रिकल्स में आकर के जुड़ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं किसके अंदर हो रहा होगा? पाइसिस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, इन सब के अंदर। ठीक है, अब वहीं पर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन में क्या होगा? 2 बार सर्कुलेशन होगा, 2 सर्कुलेशन। अब 2 बार सर्कुलेशन का मतलब सब समझ में नहीं आया। 2 बार सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हार्ट से 2 बार ब्लड होकर के जाएगा। तो देखो, पहले यहां से गया था यहाँ पर, ठीक है, पहला से सर्कुलेशन ये कंप्लीट हो गया, पहला ये चक्कर कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा चक्कर यहाँ से यहाँ पर, यानी कि ब्लड जो है वो कितनी बार गया? 2 बार गया। पहले एक ऊपर वाले पार्ट में गया और दूसरे नीचे वाले पार्ट में गया। तो हम इससे क्या बोलते हैं? 2 सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, 2 सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हमें समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया, तो अब डबल सर्कुलेशन का नाम क्या क्या है ये बता देते हैं। इसको सॉरी मैं नोट करने के लिए बोलना भूल गया, आप उसको बैक करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने जो बनाया था वो क्या था? हमारा हार्ट था। ठीक है, यहाँ था हमारे ऑर्गन, सॉरी लंग्स, और यहाँ था हमारा ऑर्गन। ठीक है, ये हमारे लंग्स। तो जब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमारा ब्लड जाता है, ठीक है, इस वाले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं यहाँ पर हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन समझ में आया? देखिए,
ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमंस के अंदर दो टाइप से होता है, उसमें होता है सर, साइकिल्स में होता है। तो पहला क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, और दूसरा क्या होता है, ये हाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है ये वाला, और इस वाले को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा सर, एक चीज समझ आ रही है हमें, क्या है वो सही है, बता दीजिए। हाँ सर बोलिए। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर सर पल्मोनरी आर्टरी थी, ठीक है, यहाँ पर क्या पल्मोनरी वेन थी, तो यहाँ पर क्या इस सर्कुलेशन के नाम को पल्मोनरी बोल दे, यस। यहाँ पर क्या थी, नॉर्मल वेना कावा थी, आयोडा थी, तो उसका नाम क्या देती है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दीजिए। एकदम सही है बेटा। ऊपर वाला क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे वाला क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। आया हमें इतना, ठीक है। ये क्या था हमारा, याद करेंगे, ये था हमारा राइट एट्रियम, ये था हमारा राइट वेंट्रिकल, ये था हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये था हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। आया इतना। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन से राइट एट्रियम, ये क्या हुआ हमारा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हुआ। वहीं पर राइट वेंट्रिकल से लंग्स, और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हुआ हमारा, पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ। इतना आया हमें अच्छे से, बिल्कुल सर आ गया हमें। डबल सर्कुलेशन हमें समझ में आ गया अच्छे से कि कैसे होता है, कैसे पूरा काम चल रहा है ह्यूमंस के अंदर, कैसे सारी चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, ओके। अब समझते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि कैसे इसको नापते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीजें। देखिए आजकल जो ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है, वो नापा जा रहा है आपके नए नए डिवाइसेस से, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या होता है, थोड़ा सा गलत बताते हैं, एक्यूरेट नहीं होता। तो एक्यूरेट नापने के लिए बीपी को, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट उसका नाम होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पिग्मो एस, याद रखिए, इसको देखकर अच्छी तरह से लिखेंगे, SPHY, स्पिग्मो मैनोमीटर, स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। इतना आ गया हमें। ये क्या करता है, मेजर करता है ब्लड प्रेशर को। अब ये मेजर कैसे करता है सर, ये दो पीसेस में मेजर करता है। देखिए पहला हमने क्या बोला था कि हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टोल होते हैं। सिस्टोल यानी सबसे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रेशर नॉर्मली होना चाहिए वो होना चाहिए 120 mm ऑफ Hg, ये हेल्दी पर्सन के लिए बोला जाता है। अब mmHg क्या है सर, ये प्रेशर की यूनिट है, ये तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमने फिजिक्स 9th में पढ़ी थी, बिल्कुल सही बात है। अब सिस्टोल के बाद क्या आता है, डायस्टोल आता है। किसका ही डायस्टोल आता है, ये भी वेंट्रिकल का ही डायस्टोल है बेटा। याद करना मैंने क्या बोला था, लव और डब किसकी वजह से आ रही है, वेंट्रिकल की सिस्टोल या डायस्टोल की वजह से आ रही है। तो यहाँ पर भी सिस्टोल कितना प्रेशर बता रहा है, 120 बता रहा है, तो यहाँ पर मिनिमम कितना हो सकता है, डायस्टोल का मतलब मिनिमम प्रेशर, ठीक है। मिनिमम प्रेशर कितना हो सकता है, ये हो सकता है आपका 80 mmHg, ये है हेल्दी पर्सन के लिए, ठीक है, फॉर हेल्दी। अब लेकिन सर ये वेरी करता है, याद रखिएगा, ये वेरी करता है, अलग अलग करता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मैं 120 mmHg देखूं, यहाँ पर मैं 80 mmHg देखूं, तो ये नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे जिसका वेट करीबन 60 kg तक का है, वहां पर ये मान लिया जाएगा। जिसका वेट ज्यादा है वहां पर ब्लड प्रेशर भी ज्यादा चला जाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ज्यादा चला जाता है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर हम देखें तो नॉर्मल बीपी अगर मैं देखूं, लेकिन वो अलग अलग है लोगों के लिए, सब याद रखेंगे, 120/80। सर यही डॉक्टर्स लिए लिखते हैं 120/80। हाँ जी बेटा, 120 का मतलब क्या है, सिस्टोल वाला प्रेशर, और 80 वाला क्या है, डायस्टोल वाला प्रेशर। अब इसको नापते कैसे हैं ये बाद में पता चल जाएगा आपको 11th में, अगर आप लोग बायो लेते हैं तब। लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्या समझना है, सिर्फ ब्लड प्रेशर का समझना है, कितना होता है ये समझ लिया। इसको नोट करेंगे 1 2 3, ठीक है। चलिए अब अगर ज्यादा प्रेशर हो जाए सर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से, तो क्या बोला जाएगा, कम हो जाए तो क्या बोला जाएगा, बिल्कुल बताते हैं बेटा। देखिए अगर ज्यादा प्रेशर हो जाए तो कंडीशन आती है हाइपरटेंशन की। क्या होता है, हाई बीपी वाली प्रेशर, ठीक है, हाई बीपी वाली कंडीशन, सॉरी, हाई बीपी वाली कंडीशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसका ज्यादा नहीं 130/110, सॉरी 150/110 mmHg चला जाता है, यानी कि ये सिस्टोल वाला प्रेशर, ये डायस्टोल वाला प्रेशर। और अगर कम हो जाए तो हाइपोटेंशन वाली कंडीशन आ जाती है, वो कितना होता है 90/70 mmHg होता है, यानी कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन समझ में आ गया हमें कि ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा सर इसको नोट करेंगे बेटा।
1 2 ठीक। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, थोड़ा सा हार्ट साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं वो समझ लेते हैं क्योंकि अभी चैप्टर खत्म होने वाला है। हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है, 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। और एक बीट में अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बीट में यानी कि लब और डब होती हैं, दो आवाज निकलती हैं, लब और डब। और जब ये लब और डब पूरी होती है यानी कि इसका मतलब क्या होगा, एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, यस सर, एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया यानी कि एक बीट बन गई, और एक बीट करीबन ऐसे अगर 72 बीट बनती है तो 1 मिनट हमारी कंप्लीट होती है। तो सर एक बीट बनने में कितना समय लगता है, इसमें लगता है मात्र 0.8 सेकेंड, ठीक है, कितना समय लगता है, मात्र 0.8 सेकेंड इसमें लगता है। अगर आप इसको देखेंगे डिवाइड करके तो भी आपको एक टिक जाएगा। तो एक बीट बनने में कितना समय लग रहा है, 0.8 सेकेंड। एक बीट का मतलब एक सर्कुलेशन कंप्लीट, और एक मिनट में कितनी बार बीट होता है हमारा हार्ट, 72 टाइम्स बीट होता है। आज की अभी इतना हो गया। अब इसके बाद आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, लिम्फ, ठीक है, करते हैं इसको कंप्लीट, लिम्फ। और उसके बाद ये चैप्टर हमारा 75% तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक्सक्रीशन आएगा, एक्सक्रीशन हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है जो कि व्हाइट कलर का होगा, ठीक है, व्हाइट कलर का होगा। इसके अंदर WBC ज्यादा होती है, प्लाज्मा के साथ ही पाया जाता है। इसका ज्यादातर काम होता है फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, ये डिसीजेस से लड़ने में काम आता है। क्यों काम आता है ये तो हमें समझ में आ ही रहा होगा, ये क्यों काम आता है, ये इस वजह से काम आता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, WBC बहुत ज्यादा रखी हुई है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। देखिए अब इसके अलावा ये सारा का सारा किसके अंदर जाता है, ये सारा का सारा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाता है। मतलब ब्लड जो है वो किसके अंदर जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है। तो लिम्फ किसके अंदर जाएगा, सीधी बात है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाएगा। और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाने से क्या होता है, देखिए सीधी बात, लिम्फेटिक वेसल्स का मतलब क्या है कि वो वेसल्स विच कैरी लिम्फ बस फ्रॉम बॉडी टिश्यू, जो अपने हम कैपिलरीज के लिए पढ़ा था वही वाला है, बॉडी टिश्यू या ऑर्गन्स टू ब्लड, ठीक है, ब्लड तक ले जाने में। देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इन्फेक्शन से लड़ने का, इसके अलावा सारी गंदगी को इकट्ठा करने का। यानी कि ये एक तरह से क्या कर रहा है, हमारे ब्लड की सफाई करता है, हमारे ऑर्गन्स की सफाई करता है ढंग से। तो बॉडी टिश्यूज से जितना भी फालतू वेस्ट होता है उसको ब्लड तक लेकर के जाना किसका काम है, लिम्फ का काम है, लिम्फेटिक वेसल्स का काम होता है, ठीक है। इतना आया, ठीक। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, इसको नोट करिए 1 2 3। अब हमारे इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आता है, और जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है, इस चक्कर में उस क्वेश्चन को कराना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, जो एनसीईआरटी में भी है और प्रीवियस ईयर में भी काफी ज्यादा पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन ये होता है, व्हाई बर्ड्स एंड ह्यूमंस हैव 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट क्यों होते हैं ह्यूमंस और बर्ड्स के पास। देखो इसका एक रीजन है, एक वैल्यूएबल आंसर है, ठीक है। वो आंसर क्या है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, साइंस वालों को कहाँ इंग्लिश आती है ठीक से, ठीक है। तो 4 चैम्बर हार्ट क्यों होता है ह्यूमंस और ह्यूमंस या मैमल्स या बर्ड्स के पास, ठीक है। इसका आंसर क्या है, देखो बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स के पास होता क्या है, एक्चुअल में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, नीड मोर एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उनको अपने काम करने के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सीधी बात है, बर्ड्स को तो भैया इधर से उधर उड़ के जाना है, मैमल्स के अपना खाना ढूंढना है, कई बार अपना खाना बनाना भी होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो इनमें क्या चाहिए होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एकदम सेपरेट करके रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हमें ज्यादा एटीपी देता है, गिव मोर एटीपी, सही बात है या नहीं है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही तो ज्यादा एटीपी देगा, क्योंकि हमने याद करो रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजनेशन में क्या होता है, जब भी ऑक्सीजनेटेड रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो एटीपी ज्यादा देता है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमें ज्यादा एटीपी देता है, और ये क्या होता है, लेस एटीपी देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये डिफरेंस हो जाता है एटीपी ज्यादा देने का और यहाँ पर कम देने का। तो एक चीज हमें समझ में आए कि एनर्जी ज्यादा क्यों चाहिए होती है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, ये इवन ये माने कि बर्ड्स और ह्यूमंस को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है हर काम को करने के लिए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो ज्यादा एटीपी देता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें कम एटीपी देता है। तो इन दोनों को सेपरेट रखने का फायदा ये होता है कि हमें ज्यादा एटीपीज मिलती हैं, और उसके अलावा सारी जो एटीपीज बेकार हैं, जो काम की नहीं है, लैक्टिक एसिड वगैरह बनाती हैं, पायरुविक एसिड वगैरह बनाती हैं, उससे हमें कोई काम नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इस लेक्चर को समाप्त। थैंक यू, और आप सभी को हैप्पी दीपावली हमारी तरफ से, इंटेंस कोचिंग क्लासेस की तरफ से। होप आपने बहुत अच्छी दीपावली मनाई हो, बहुत अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया हो इसको। थैंक यू फॉर दिस। और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए, ऐसे अच्छे लेक्चर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।